प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और प्रकाश जलाने की बात कही उन्होंने कि 5 तारीख को रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए संकल्प लें। संकल्प बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हर बात हर आदमी को समझ में आई ये जरूरी नहीं है, और संकल्प का बड़ा महत्व है। और संकल्प अगर बहुत ही अंतस मन से लिए जाए तो पूरे होते हैं। और 1 अरब 30 करोड़ लोग अगर संकल्प ले, बड़ी ताकत है संकल्प में सर। संकल्प, क्योंकि आज के आदमी का मन उखड़ा हुआ है, वो छोटे छोटे संकल्प नहीं पूरे कर पाता है। छोटे छोटे, मुझे सिगरेट छोड़ना है नहीं छूटती, मुझे शराब छोड़ना है नहीं छूटती। तो आज के इंसान को संकल्प की ताकत का अंदाजा नहीं। उन्होंने सिर्फ लाइट जलाने के लिए नहीं कहा कि आप लाइट जलाइए। बड़े सारे मित्रों ने हमारे उसका भी उन्होंने मजाक बनाया है कि मोमबत्ती 9 मिनट जलाएं, उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपने घर में आग लगा लो, फिर पूरा घर जलेगा। सवाल अपना भी आप सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। उन्होंने कहा 9 मिनट तक आप जलाइए, और 9 मोमबत्ती नहीं है, कैंडल नहीं है, दिया नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में एक बात और भी कही। उन्हें पता था कि यहाँ कम है लोगों में, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल की टॉर्च ही जला लें। उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास अगर वाईदी में नहीं है तो आप मोबाइल की टॉर्च जला लें और 9 मिनट में संकल्प करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को संदेश दें। पहले उन्होंने कहा अंधेरा करिए, अंधेरा करें, लाइट बुझाएं, जिससे कि आपको एहसास हो कि हम अंधेरे में हैं। और जब उस अंधेरे के बीच में जब चारों तरफ अंधेरा होगा और उस अंधेरे में आप रोशनी जलाएंगे तो उस रोशनी से भी आपको उत्साह मिलेगा। अंधेरे से तो भय पैदा होगा, जब आप चारों तरफ लाइट बुझाएंगे तो भय पैदा होगा, लेकिन जब उजाला करेंगे तो उत्साह पैदा होगा। इसलिए आज उन्होंने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, उत्साह का। उन्होंने कहा कि हम 1 अरब 30 करोड़ लोग मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हमें लड़ना है इस लड़ाई को। लड़ाई चलती रहेगी, इस लड़ाई में यूथ की भागीदारी होती रहेगी। असम, बंगाल, बिहार और हरियाणा से कल मुझे 2 बड़े अच्छे मैसेज आए और सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत खुश हूं कि कम से कम हमारे देश का युवा इस लड़ाई में, इस संघर्ष में एक अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। संघर्ष चलते रहेंगे, लड़ाइयां चलती रहेंगी। इस संसार का इतिहास ही यही है कि संघर्ष चलते रहेंगे। आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, अशोक के समय तो नहीं था। अशोक के समय क्या था? ब्राह्मण बौद्ध था। ये चुनौतियां कभी नहीं खत्म होंगी। आपको लगता है कि ये चुनौतियां कभी खत्म होंगी? ये चुनौतियां कभी नहीं खत्म होंगी। अशोक के समय ब्राह्मण बौद्ध था। ब्राह्मण बौद्ध जैन ये आपस में लड़ रहे थे, और लड़ाई की मुख्य वजह यह है कि हर आदमी को लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो सही है, और हर आदमी उस रास्ते पे चले, वो ऐसा कभी नहीं होगा। 3 तो मन होते ही हैं, कम से कम 3 तरह के तो मन होते ही हैं। इसलिए 3 मार्ग सभी धर्मों ने कहा है, भक्ति, कर्म, ज्ञान। तो बुद्ध ज्ञान मार्गी है, मीरा भक्ति मार्गी। इसलिए लगभग हर धर्म में आप फिरके देखेंगे, सेक्ट। वो जो सेक्ट है ना सारे धर्म में, उसकी वजह यही है, उसकी जो वैज्ञानिक वजह है वो यही है कि इंसान का, हर इंसान, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो कम से कम 3 तरह के तो हैं ही, मिनिमम। मैक्सिमम बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तरह के हैं। एक ज्ञान मार्गी है, बुद्ध। उन्हें हर चीज जानना है, क्यूरियोसिटी है। उस तरह के मन इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। एक भक्ति मार्गी, उसे सरेंडर करना है, उसे दिमाग नहीं लगाना। तो मीरा है, चैतन्य है, इन्हें दिमाग नहीं लगाना, इन्हें सरेंडर करना है। और एक कर्म मार्गी, उसे कर्म करना है, वो अपने कर्म में ही अपने भगवान को पालेगा। तो हर आदमी, जैसे 7 बिलियन लोग इस दुनिया में है, तो सब एक जैसा सोचे, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और लेकिन मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति के आदर्श का और उसकी दर्शन का सम्मान करना चाहिए, जब तक वो समाज या देश का अहित न करे। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जैसे मैं हिंदू धर्म को देखता हूं, तो हिंदू धर्म की इसी विशालता को मैं बड़ा पसंद करता हूं कि आप
दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप शंकर जी की पूजा, आप पूजा करिए सर। पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि आप ध्यान करिए, आप पूजा करिए, आप कहीं भी करिए। सबका अपना अपना तरीका है, इस्लाम का अपना तरीका, क्रिश्चियनिटी का अपना तरीका, सिखिज्म का अपना तरीका, सबका अपना अपना तरीका। खैर, प्रधानमंत्री के इस आह्वान का हम सम्मान करेंगे और हम 5 तारीख की रात में 9 बजे एकदम अंधकार, और अंधकार के बाद रोशनी, और रोशनी के बाद संकल्प। संकल्प की बड़ी महिमा है सर, अगर वो बहुत हृदय से लिया जाए तो उसकी बड़ी महिमा है संकल्प। खैर, और फिर मैं अपने सारे मित्रों को थैंक यू कह रहा हूं, जिन्होंने, जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो किसी कारणवश मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन वो अपना काम अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं। चंडीगढ़ में वंशिका चौधरी, बड़ी यंग लड़की है, अभी शायद मेरे ख्याल से 21 साल की बिटिया है वो, और वो युद्ध जारी कर रखा है उसने। तो बेटा, तुम्हें बड़ी बड़ी बधाइयां, और तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बनो, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। तो सारे योद्धा जो अपने अपने, सारे कमांडर, सारे सेना नायक जो अपने अपने मैदान में लगे हुए हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबके लिए मैं दुआ करूंगा भगवान से कि सबको सफलताएं मिले, सब खुश रहे, और ये संकट विषम जो हमारे ऊपर है वो जल्दी से जल्दी दूर हो, चुनौतियां चलती रहेंगी। खैर, अंग्रेजी ब्रिटानिया सरकार ने अंतिम 2 प्रहार हमारे ऊपर किए। कल मैंने एक कहा आपको, कम्युनल अवार्ड, जो गांधी जी और अम्बेडकर साहब की महानता से हम उसे निपट सके। दूसरा, एक्ट ऑफ 1935 बड़ा जबरदस्त अधिनियम रहा, बहुत बड़ा अधिनियम रहा। हमारे संविधान के तैयार होने तक भारत सरकार एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत ही चलती रही। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्ट ऑफ 1935 ही है। बड़े क्रांतिकारी पहलू रहे उस एक्ट ऑफ 1935 के। पहला पहलू यह रहा कि इंडिया एक फेडरेशन होगा, बड़ी अच्छी बात थी। हालांकि उसके अपने कंडीशंस थे, टर्म एंड कंडीशन थे, लेकिन एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी कि एक विदेशी हुकूमत ने भारत को एक राष्ट्र माना। फेडरेशन मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन फिर उन्होंने लेजिस्लेचर के मुद्दे को फंसा दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि फेडरल कोर्ट की स्थापना होगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, फेडरल कोर्ट, जो राज्य और केंद्र के बीच जो झगड़े हों उनको निपटाएगा। सुप्रीम कोर्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स ही रहेगा, वहां पे उनकी एक बॉडी थी, वो रहेगी सुप्रीम कोर्ट। फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में रहेगा। तीसरी बात, उन्होंने जो भारत के पड़ोसी मुल्क थे जिन पर उन्होंने अधिकार रखा था, उसके तहत 1935 के तहत उसे छोड़ दिया, बर्मा को उन्होंने आजाद कर दिया। चौथी बात, जो डायरकी उन्होंने स्टेट में दी थी 1919 में, उस डायरकी को उन्होंने खत्म कर दिया, स्टेट की डायरकी को, और स्टेट की डायरकी को उन्होंने सेंटर में लागू कर दिया। ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डायरकी जो स्टेट में थी उसे खत्म किया, और डायरकी को उन्होंने स्टेट सेंटर में लागू किया, कुछ सुधार के साथ, कुछ फाइनेंशियल पावर के साथ उन्होंने लागू किया। अब जब स्टेट से उन्होंने डायरकी को खत्म किया, तो अब कुछ नया तो स्टेट को देना ही था, कुछ और पॉलिटिकल रिफॉर्म तो करने ही थे। तो बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की, स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी। बड़ा जबरदस्त काम। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तहत होना ही था, लेकिन बड़ा जबरदस्त स्टेप था अंग्रेजों का वो, ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, प्रोविंसेस। और ये ऑटोनॉमी ने आजादी में बहुत भूमिका निभाई, बहुत बड़ा रोल रहा इस ऑटोनॉमी का। 1937 के इलेक्शंस हुए 1935 के एक्ट के अंतर्गत, और 28 महीने की सरकार बनी। इतनी इंपॉर्टेंट सरकार थी वो 28 महीने की कि जब आप किताबें उठाएंगे, विपिन चंद्रा उठाएंगे, सुमित सरकार उठाएंगे, यहां तक कि एनसीईआरटी उठाएंगे, तो आपको हेडिंग मिलेगी 28 मंथ्स गवर्नमेंट 1937 टू 1939, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पुलिस वाज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब कुछ चीजें हैं, मैंने कहा, जो समझाई नहीं जा सकती। जैसे अब जब राष्ट्रवादी कहते थे हमें स्वराज चाहिए और हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो हिंदुस्तान का बहुसंख्यक आदमी उस बात को समझ नहीं पाता था कि स्वराज क्या है, उसने देखा ही नहीं। जैसे आप नशे के बारे में पढ़ें, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें हैं, जब तक आप उससे गुजरेंगे नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल की जीवन तो खैर दुनिया का सबसे, जिंदगी का सबसे बड़ा अहम जीवन होता है, अहम हिस्सा होता है जिंदगी का।
तो हाँ, दो लॉबियां होती थी, एक शराबी लॉबी होती थी, एक सात्विक लॉबी होती थी जिसका शराब से कुछ लेना देना नहीं था। और 9 बजे रात के बाद जब ये शराबी लॉबी एक्टिवेट होती थी और नाचती थी और गाती थी और 12 बजे तक सब इमोशनल हो जाते थे और एक आदमी अपने वॉलेट निकालता था अपने पैंट से और कहता था कि मैंने तुझसे 10 रुपया मांगा, तूने नहीं दिया, ये ले उठा ले, निकाल ले जितना पैसा निकालना। और जब अगला बंदा उस वॉलेट को उठा के देखता था उसमें पैसा नहीं होता और रोना और गाना और रात भर ड्रामा, लेकिन सुबह सब एकदम सही रहते थे। तो ये जो सात्विक लॉबी होती थी हॉस्टल में, इससे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये तुम लोग ऐसा क्यों करते हो रात। अब उसे समझाया ही नहीं जा सकता था, उसे समझाने का कोई तरीका ही नहीं था कि ऐसा क्यों करते हैं। उसमें तरीका एक ही था कि उनको दावत दी जाए कि सर आप भी आइए, आप भी महफिल में बैठिए। लेकिन बड़े सात्विक टाइप के लोग थे तो वो मतलब खैर उनका वो कहते थे नहीं भैया आपको देख के हम खुश रहते और बाकी कोई बात नहीं। तो ऑटोनॉमी से क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो जनता, जैसे गांधी थे, अंबेडकर थे, नेहरू थे, ये पश्चिम के मुल्कों में रहे थे, ब्रिटेन में रहे थे, यूएस गए थे, तो इन्हें आजादी का मतलब पता था, इन्हें सिविल लिबर्टी का मतलब पता था। लेकिन इस देश की जनता, उसे नहीं पता था कि आजादी का मतलब क्या है, सिविल लिबर्टी का मतलब क्या है, हैबियस कॉर्पस का मतलब उसे पता ही नहीं। लेकिन ये जो 1937 का इलेक्शन हुआ और जो सरकारें बनी और कांग्रेस एक बहुत बड़ी सत्ता बनकर उभरी, 6 प्रोविंसेस में तो उसकी सीधी बहुमत, 2 में उन्हें मिलीजुली सरकार बनाई, 11 प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस एक बहुत बड़ी सत्ता बनकर उभरी। कांग्रेस की ताकत, जो शुरुआती ताकत थी वो ये थी कि राजा बहुत पढ़ा लिखा था, कांग्रेस के नेता बहुत पढ़े लिखे थे, जमीनी हकीकतों को जानते थे और जो उनकी एडवाइजरी लॉबी थी, ओह उसका तो कुछ कहना ही नहीं था। राजा को चाटुकारों से बचना चाहिए। राजा जब चाटुकारों से घिर जाता है, और विद्वानों की एक अदा होती है कि विद्वान में थोड़ी सी ऐंठन होती ही है जो कि राजा को बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो किसी की करे ना करे लेकिन विद्वानों की करनी पड़ती है। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, प्रोविंस में ऑटोनॉमी है। अब वही पुलिस जो जनता के लिए काल थी, अब वो जनता की सेवक बन गई। अब बिना कारण पुलिस जनता को अरेस्ट नहीं कर सकती। और जब ये चीज लोगों ने देखा कि अच्छा ये आजादी, कि ये पुलिस हमारी सेवक, ये सिविल सर्वेंट हमारा सेवक, तब उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा ये आजादी। और ये 1937 की सरकार चलती रही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। ये बहुत बड़ी घटना रही दुनिया में 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, जो कि पढ़ना ही चाहिए, लगभग सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए इतिहास, और इतिहास को बड़ी ही जागृत अवस्था में पढ़ना चाहिए। बहुत ही जागृत दिमाग चाहिए इतिहास पढ़ने के लिए। साइंस पढ़ना बिना जागृति के तो संभव ही नहीं है। हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज बिना जागृति के आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर वो नुकसान कर जाएगा, बड़ा पढ़ तो लोगे आप, लेकिन बड़ी निराशा पैदा होगी, सब्जेक्ट से बड़ी हताशा पैदा होगी। इसलिए ह्यूमैनिटीज में और जिंदा होने की जरूरत होती है, जोड़ने की जरूरत होती है, कनेक्ट करने की जरूरत होती है। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तो ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला किया, और फिर ब्रिटेन ने बिना भारत के नेताओं से राय लिए ये कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ है और पुर्तगाल को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें मजाक क्या है। बोले मजाक ये है कि एक तो आपने हमसे पूछा नहीं, बिना पूछे आपने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि भारत अंग्रेजों के, ब्रिटेन के साथ, चलिए हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात आपने ये कहा कि भारत
पोर्चुगल को आजाद कराने के लिए, पोलैंड को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मजाक ये है, अंग्रेजों ने कहा कैसे? बोले गुलाम राष्ट्र एक दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? बड़ा अच्छा तर्क है। एक गुलाम राष्ट्र, आपने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ है, सहमत, हम हैं आपके साथ, लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि भारत पोलैंड की आजादी के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, यहां समस्या पैदा होती है। एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम राष्ट्र की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर आजादी का सिद्धांत आपको इतना प्रिय है, यू हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप हमको भी आजादी दे दो, साथ तो हम आपका दे ही रहे हैं। अब ब्रिटानिया सरकार को लगा कि गांधी जी ने तो फंसा दिया, तो फिर ब्रिटेन का सांसद था जेटलैंड, उसने संसद में एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी है। इस दुनिया में दो लोगों का शोषण होता है, वो होगा ही, एक कमजोर का और एक बेवकूफ का, दो का शोषण होगा, होना ही है सर, होना ही। देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का डिफेंस बजट देखिए और दोनों के जनता की स्थिति देखिए। जब से पैदा हुए लड़ रहे हैं आपस में, एक ही टेरिटरी, वही सिंधु प्रदेश, पाकिस्तान, एक ही लोग, एक ही संस्कृति। संस्कृति का धर्म से लेना देना नहीं है, संस्कृति का ज्यादातर लेना देना है भूगोल से। आप एक कश्मीर के मुसलमान को उठाइए और तमिलनाडु के मुसलमान को उठाइए, और दोनों के खान पान में आपको डिफरेंस मिलेगा, खाने के तरीके में तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। आप गुजरात के हिंदू को लीजिए और बंगाल के हिंदू को लीजिए, खाने पीने में डिफरेंस मिलेगा, आपको कपड़े पहनने में डिफरेंस मिलेगा। रीजन ज्योग्राफी। अब होली ये हिंदुस्तान का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ये हिंदुस्तान का त्योहार है। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई बड़े नाराज रहते हैं कि हम होली नहीं खेलेंगे, इस्लाम में कहीं कुछ मनाही बनाही नहीं है सर। समझाना जो होता है ना, समझाना, किसी भी फिलॉसफी को समझाना, ये समझाने वाले पर डिपेंड करता है। हसन बसरी एक बहुत बड़े सूफी हुए, बसरा इराक में, तो हसन साहब बसरा के थे, इराक के, तो उन्हें हसन बसरी कहा गया। तो एक बार एक सौदागर रात में शायद निकल रहा होगा उधर बसरा की तरफ से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी। रात काफी हो चुकी थी, बसरी साहब के खानका झोपड़ी का चिराग जल रहा था। तो उसने बसरी साहब का दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। तो कहा यार आग तो नहीं है, चूल्हा तो बुझा दिया, आग तो नहीं। सौदागर ने कहा कि मुझे आग की बड़ी अति आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि आप गांव में चले जाइए, हो सकता है किसी का चूल्हा जलता हुआ मिल जाए। तो सौदागर गांव में गया, गांव में भी किसी का चूल्हा, हम वैसे भी गांव में आज भी लोग 7 बजे के बाद खाना पीना खत्म हो जाता है, अपवाद सब जगह। लौट गया, उसने कहा हसन साहब गांव में किसी का चूल्हा नहीं जल रहा है। उसने कहा तो आप एक काम करिए, आप दोजख में चले जाइए, क्योंकि दोजख एक ऐसी जगह है जहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग ना हो। उसने कहा ये तो है, दोजख गया। अब कहानी प्रतीक में है, वो दोजख गया, दोजख का दरवाजा खटखटाया उसने, दोजख का जो केयर टेकर था वो बाहर निकला, उसने कहा फरमाए। उसने कहा थोड़ी सी आग चाहिए। बोला दोजख में कोई आग नहीं। अरे बोले नीचे तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि दोजख में आग है। अरे बोले उस आग का मतलब ये है कि जब तुम किसी को देखकर जलते हो तो वो आग है, जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो वो आग है। धर्म को किसी बात को बताने का अपना पैमाना है।
जैसे एनसीईआरटी हर आदमी नहीं समझा सकता, ऐसे कुरान, बाइबल, गीता, अल्लाह, अपौरुषेय हैं ये किताबें। इंसान द्वारा लिखी हुई किताबें सबको नहीं पता, सबको नहीं समझ में आती। और मालिक, और मैंने कहा ना, जब भी ये पुरोहित तबका, पुरोहित 90% पुरोहित, 90% पुरोहित किसी भी धर्म के हो, इनके सिद्धांत ये तो बाहरी आडंबर पे रहते हैं। आप तो पुरोहितों को देख के पहचान जाएंगे किस धर्म के पुरोहित है, लेकिन आप किसी एनलाइटेंड आदमी को देख कर नहीं पहचान सकते कौन आदमी जागरूक है, कौन भगवान के ज्यादा करीब है। ये देख कर नहीं पहचाना जा सकता। तो पुरोहितों ने ड्रेस बना रखा है अपनी, ये तो ड्रेस बना के चलते हैं। इनको क्या पता धर्म के बारे में, इनको रिलीजन के बारे में क्या पता। और जिस भी समाज में ये हावी होते हैं उसको बर्बाद कर देते। बनाया तो था पाकिस्तान, इस्लाम का मुल्क, मुसलमानों का। और मेरे 2-4 पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बाहर नहीं, ये भी नहीं कहते कि हम पाकिस्तान से हैं। इतनी बेइज्जती करा डाली इन लोगों ने। आप बगदाद की कहानियां पढ़िए, खलीफाओं के टाइम, हजरत उमर के टाइम क्या इज्जत थी, क्या जलवा था मुसलमानों का। 15वीं शताब्दी का इतिहास पढ़िए, स्पेन से लेकर कैस्पियन सी, चाइना सी, और कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, वो सब कहानियां छोड़िए। 80 तक की मैं बात बताता हूं, सन 80 तक की हिंदुस्तान जो मैंने देखा कि जो लोग हज वज किए होते होते उनका समाज में बड़ा सम्मान होता। हिंदू घरों में शादियां तय होती थी तो हाजी साहब को बुलाया जाता था। हाजी साहब बीच में बैठते थे, दोनों पार्टी की बातें वही गवाह होते थे कि शादी में, शादी के बाद जब भी कोई दिक्कत होगी हाजी साहब को बुलाया जाएगा। ये दाढ़ी की इज्जत थी, ये मैंने देखा, ये दाढ़ी की इज्जत थी। मेरी माँ कितनी बार जो है, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरी माँ कितनी बार लेकर मस्जिद के सामने जुमे के दिन की नमाज की नजर लगी, और कितनी सारे हिंदू माएं वहां खड़ी होती थी नमाज के बाद कि नमाजी निकलेंगे तो जो है नजर उतारेंगे। ये सब चीजें तो मैंने देखी। लेकिन दिशा, मैंने कहा दिशा, डायरेक्शन, जहां डायरेक्शन गलत हुई वहां पतन तो होना ही है। हमारी एजुकेशन देखिए, पॉलिसी, अरे पढ़ने से ही थोड़ी सा जीवन चलता है, हिम्मत से जीवन चलता है, साहस से, उत्साह से। अब तबलीगी जमात का ही मामला है, तो आप जहां भी हैं हिंदुस्तान में, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप जहां भी हैं जमात के लोग, आप खुद ही अपने अपने एरिया के लोगों के जो आपके अफसर हैं उनसे मिलिए जाके, उनसे कहिए साहब कि मैं निजामुद्दीन मरकज से होकर आया हूं, आप बताइए मुझे कहां चलना है। आपका सम्मान और बढ़ेगा। कल रामनवमी थी, हिंदुस्तान में कई मंदिरों में लोग इकट्ठा हुए, पीटे गए हैं। क्यों बाहर निकले तुम? राम की रथ यात्रा निकालोगे, तुम्हारी शव यात्रा में बदल जाएगी वो। रामनवमी फिर मना लेना। तो जेटलैंड, अब ये हिंदू मुसलमान खासकर इस देश के नहीं समझ पाते हैं, उनको बरगलाया जा सकता है बड़ी आसानी से। हिंदू तुम पे कब्जा कर लेंगे, हिंदू बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी हिंदू है, कभी कुछ नहीं कहा किसी ने। हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी, 2000 लोग रहते हैं, 3-4 फैमिलियां मुस्लिम फैमिली सिर्फ रहती, और साहब जो वो चाहती वो होता है, जो वो चाहती। 3-4 फैमिलियां हैं, लेकिन इतना लोग उनका सम्मान करते हैं, पढ़े लिखे लोग, इतना लोग उनका सम्मान करते हैं कि नहीं नहीं, खान साहब ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात, यही करें। नहीं थी, मजाल थी, वो मुट्ठी भर अंग्रेज इस भारत में 200 साल शासन करते हैं। अब युद्ध चल रहा है तो हिंदू मुसलमान चल रहा है फेसबुक पे,
और पढ़े लिखे लोग जेटलैंड। उसने कहा संसद में कांग्रेस हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे उसने कहा कांग्रेस हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस ने तुरंत रिएक्ट किया। हिंदुस्तान 8 प्रोविंस में उसकी सरकार थी, उसने रिजाइन कर दी। पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हो गया हिंदुस्तान। और मैंने आपको यह सूत्र बताया है कि मैच्योर लोग दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। ये आप जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि युद्ध एक फ्रंट पर रखिएगा। आप तैयारी करने जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, कट ऑफ होइए। 1 साल जिंदगी में खुद को दीजिए अकेले, जब आपका किसी से कोई संपर्क ना हो। सौ साल आपको जीना है, अगर 1 साल आप खुद को देते हैं तब भी तो 99 साल आपके पास है। मान लीजिए आप 80 ही जीते हैं और 1 साल आप सन्यासी बनकर गुफा में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन आपका, डाइजेशन आपका, कंसोलिडेशन आपका, पढ़ना थोड़ी है, कंसोलिडेट करना है, कोरिलेशन करना है। आपने मोबाइल बगल में रखा और आप पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप के मैसेजेस जो कर रहे हैं, सर ना तो डाइजेशन होगा और ना कोरिलेशन होगा, और 1 साल की तैयारी 5 साल में बदल जाएगी और भीख मांगने लगेंगे, आप एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। डायरेक्शन 15 दिन में कोरोना क्राइसिस खत्म हो जाए, 15 दिन में, 10 दिन में, बस इस देश का हर आदमी क्वारंटाइन हो जाए। जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है वो खुद ही प्रशासन से, सरकार से, डॉक्टर से, बस खत्म। और है क्या कोरोना? मान लीजिए 2000 केस है, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, चलिए आज की डेट में मैं हिडन तौर पे 10,000 केस मान लेता हूं, और वो 10,000 लोगों के अंदर जो थोड़े बहुत सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, आप खुद ही कनेक्ट कर लीजिए डॉक्टरों से, सरकारी अधिकारियों से कनेक्ट कर लीजिए कि साहब मेरे अंदर ये सिम्टम है और मैं बाहर आना चाहता हूं, आप बाहर आ जाइए। वो 10,000 लोग बाहर आ जाएंगे, बाकी लोग सेफ हो जाएंगे। 10 दिन के बाद कंट्री फिर से हम अपने रास्ते पर आ जाएंगे। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है डॉन, उसने लिखा, आज तो मैंने एक वीडियो शेयर किया फेसबुक पर, आज ही जा गए वहां के लोग मौलानाओं से। हिंदुओं ने तो बहुत पहले पुरोहितों का साथ छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। कम से कम हिंदू समाज को उसका पुरोहित दिशा निर्देश नहीं देता, इस पार्टी को वोट देना, उस पार्टी को वोट देना, ये पुरोहितों के हाथ में नहीं है। बहुत अच्छा, आपको पूजा कराना है, आप पूजा कराइए, आप जाइए। वोट किसे देना है, राजनीति कैसे करनी, वो हम डिसाइड करेंगे। दो गरीब मुल्क का डिफेंस बजट इतना ज्यादा, और मुद्दा क्या? कश्मीर। फंसा दिया अंग्रेजों ने, पश्चिम ने फंसा दिया। वो कभी नहीं सॉल्व होने देंगे कश्मीर का मुद्दा। अगर कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हथियार क्यों खरीदेंगे? अगर कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया, कश्मीर स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर जाएगा। 1 अरब 30 करोड़ लोग इस देश के, 1.5 अरब लोग चाइना के, पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका कश्मीर भाग कर आएगा, स्विट्जरलैंड वीरान हो जाएगा। वो कश्मीर के मुद्दे को कभी सॉल्व नहीं होने देंगे। आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, आज भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अंतर्विरोध खत्म। फिर ये हथियार किसको बेचेंगे? वो छोटा सा मुल्क है स्वीडन, वो हमें हथियार बेचता है। हम F-18 खरीदते हैं, वो हमारा भाई F-16 खरीदता है, और दोनों देश में लोग भूखों मर रहे हैं। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया से मैच दुख नहीं होगा, हम इंग्लैंड से मैच हार जाए हमें दुख नहीं होगा, हम पाकिस्तान से हार जाए हमें बड़ा दुख होता है। वो तो सुसाइड कर लेते हैं पाकिस्तानी बहुत सारे, वो तो बड़े इमोशनल टाइप के लोग हैं, टीवी भी पटक देंगे, छत से कूद जाएंगे। हम तो बड़े सुलझे हुए लोग। इंडिया मैच हार गई, हमने विराट को थोड़ा सा गाली दे दिया, थोड़ा अनुष्का शर्मा को उल्टा सीधा बोल दिया, खत्म।
हम जल्दी बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात। अब तो समझो कोई मुल्क इतना गुलाम रहे। मैं अंग्रेजों से पहले की गुलामी कभी नहीं मानता। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं देश 1000 साल से गुलाम रहा, मुसलमानों ने इसे गुलाम किया, कभी नहीं। गुलाम वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। हिंदुस्तान सिर्फ 200 साल गुलाम रहा, बाकी गुलाम कभी रहा ही नहीं। अकबर को भारत की संस्कृति का सम्मान करना पड़ा। आप पढ़िए ना अकबरनामा। औरंगजेब ने नहीं किया, उड़ा दिया। औरंगजेब को खुदा बनाया किसने? शिबली नोमानी ने। औरंगजेब, मैं तो कभी उस आदमी पे गुस्सा ही नहीं करता, मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आती औरंगजेब, मुझे दया आती कि जो आदमी 22 साल दक्कन में रहे, इतना बड़ा सम्राट, इतनी विरोध चुनौतियों के बाद जो अपने साम्राज्य को संभाल ले, लड़ाई लड़े। क्या जरूरत थी शिवाजी से लड़ने? इतने अच्छे खिलाड़ी थे शिवाजी, उनको अपनी टीम में रख लेते। अब तो समझो यार, अब तो सुधरो। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से नॉलेज मत लिया करो। देखो फेसबुक और व्हाट्सएप अब काम आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग, ये इसकी यूटिलिटी थी। आज जब हम अपने घरों में कैद हैं तो हमारे पास ये माध्यम है। आज मेरे एक मित्र है सरकार में, उनका फोन आया कि अब भाई ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी पड़ रही कहीं कहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं तैयार हूं, आज शाम से मैं एक कैंपेन चलाऊंगा, वी आर विद द गवर्नमेंट, कि जहां भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी बताइए हम चलेंगे। मैं चलूंगा, मैं आपसे चलने के लिए नहीं कहूंगा, मैं चलूंगा। आप बताइए ह्यूमन रिसोर्स की कमी कहां पर, मैं सेवा करूंगा, मैं बाहर आऊंगा। अब तो समझो यार, मॉडर्न एजुकेशन के पढ़े हुए लोग हो यार, दिमाग रखे हुए हो, उस दिमाग को लगाओ। ज्यादा से ज्यादा 10,000 पेशेंट होंगे इस कंट्री में, मैक्स टू मैक्स। उन 10,000 को हाथ उठा देना है बस, और वो हाथ उठा देंगे अगर आप उन्हें मोटिवेट कर दें, अगर आप उन्हें इस चीज की, इस स्थिति से अवगत करा दें कि भैया इसका फैलना खतरनाक है, 1 लाख वेंटिलेटर है, अगर 10 लाख पेशेंट हुए, 9 लाख तो वैसे ही मर जाएंगे, और उस 9 लाख के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कोरोना बढ़ेगा। एक हफ्ते में स्थिति सामान्य हो सकती है इस देश में, अगर इस देश का हर नागरिक चाह ले तो। एक, और आप प्रधानमंत्री मोदी जी तो अब दिया जलाने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि तुम्हारी जो बुद्धि का अंधकार है वो मिट जाए। जो तुम्हारी बुद्धि का अंधकार है वो मिट जाए, इसलिए दिया जलाने के लिए कह रहे हैं। क्या पता जल ही जाए। इतनी विषम परिस्थिति चल रही है, देश इतने बड़े खतरे से गुजर रहा है, और आप देश के प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं। अभी तो सुनिए उसे, अभी वो जो कह रहा है उसे करिए। जब संकट खत्म हो जाएगा फिर सड़क पे डेमोक्रेसी का मतलब ही है प्रोटेस्ट करना। लेकिन आप अस्पताल में भर्ती हैं, आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, आपका पेट खोल दिया है डॉक्टर ने, आपने कहा मुझे प्रोटेस्ट करना है, कोई किडनी और लीवर निकाल के बगल में रख देगी, जा कर ले प्रोटेस्ट। संकट चल रहा है, संकट, ये संकट काल है, संकट। मैं आपकी डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीन रहा हूं, खूब प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट की तरह प्रोटेस्ट करिए। किसको पता है यहां प्रोटेस्ट क्या होता है? अभी जात के मुद्दे पे निकाल लो, 2 लाख लड़के निकल आएंगे। धर्म के मुद्दे पे निकाल लो, 2 लाख लड़के निकल आएंगे। क्षेत्र के मुद्दे पे निकाल लो, 2 लाख लड़के निकल आएंगे। अभी मैं अपील करूं को आओ, सरकार से धरने पे बैठेंगे 2 लाख लोग कि
इंडस्ट्रियलाइजेशन करो नॉर्दर्न इंडिया का, कोई नहीं आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो हमको नौकरी करना पड़ेगा। अभी बढ़िया रात दरबार गुटखा खा के इधर उधर घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। दुबे जी की लड़की के बारे में पता कर रहे हैं कि है कि भाग गई। तुमको पता ही नहीं मुद्दा क्या होता है। जागो जागो प्यारे मोहन प्यारे, जागो। सरकार को दोष मत दो। सरकार को दोष मत दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स वही शुरू कर देते, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? वही कर देते। अभी सरकार से उलझने का समय नहीं है, अभी आपस में मतभेद करने का समय नहीं, अभी एक दूसरे का मजाक उड़ाने का समय नहीं। 8 की 8 प्रोविंशियल सरकारों ने कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया 1939 में। जिन्ना साहब बड़े खुश हुए, डिलीवरेंस डे मनाया, मुक्ति दिवस। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के नेता है। मुसलमानों का नेता मोहम्मद साहब जैसा होना चाहिए, हजरत उमर जैसा होना चाहिए। मैं तो जब हजरत उमर के बारे में पढ़ा, मैंने कहा यार ऐसे भी लोग थे। खलीफा का कपड़ा फटा हुआ है, चट्टान को तकिया बना के वो लेटा हुआ है। इतनी ईमानदारी। खलीफा, उसके पास ईद मनाने का पैसा नहीं है। खलीफा के पास इतना पैसा नहीं, हजरत उमर खलीफा, उस खलीफा के पास इतना पैसा नहीं है कि ईद के कपड़े अपने बच्चों के सिलवा दे। तो ट्रेजरार से कहता है कि यार हमें कुछ पैसे दो, हम अपने बच्चों, हमें ईद मनाना है, अगले महीने में वापस कर दूंगा। उस ट्रेजरार ने कहा आप लिख कर दो कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। हजरत उमर ने कहा ये तो लिख के नहीं दिया, तो मालिक के हाथ में है। क्या बोले तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। खलीफा। ऐसे हुआ करते थे मुसलमानों के नेता। तब मुसलमान एक ताकत था, तब मुसलमान एक शक्ति था। गांधी, ये देश आजाद हुआ उसके नेतृत्व की वजह से। कहां पे बैंक बैलेंस है, कहां पे जमीन है, कहां पे फार्म हाउस है गांधी का? कुछ भी नहीं। उस एक ईमानदार आदमी ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। और आप कभी ब्रिटेन जाएं तो पार्लियामेंट में जाकर देखें उस आदमी की ब्रॉन्ज की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है। सम्मान है उस आदमी के ईमानदारी, नेतृत्व और समझदारी को। मालिक के घर में कभी नौकर का फोटो नहीं लगता। पूरी दुनिया पे शासन किया अंग्रेजों ने, किसी और की फोटो नहीं लगाई, गांधी जी की लगाई। कितनी समझदारी, इतनी ईमानदारी, इतनी कर्तव्यनिष्ठा। अरे हमारे देश के लोग कहते हैं कमजोरी का नाम महात्मा गांधी। पढ़ो बाबू, समझो उस आदमी को। मोहम्मद अली जिन्ना ने डिलीवरेंस डे मनाया, मुक्ति दिवस। जिन्ना साहब ने ही नहीं मनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने भी मनाया, उनका जायज था कुछ हद तक। खैर, मैंने कहा कि मैच्योर लोग कभी दो फ्रंट पे नहीं लड़ते। अब एक तरफ तो ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका है, दूसरी तरफ भारत में पॉलिटिकल डेडलॉक हो चुका है। तो अब एक जगह तो मुद्दे को शांत करना ही है। तो 1940 में, 1940 में अंग्रेजी हुकूमत ने ऑगस्ट ऑफर दिया। 1940 में उस वक्त हिंदुस्तान का वॉइसरॉय था लिनलिथगो, तो उसे लिनलिथगो ऑफर भी कहा गया। लेकिन इससे पहले कि हम लिनलिथगो ऑफर पर जाएं, 1940 में, 1940 और कांग्रेस के रेजिग्नेशन के बीच 1939 में एक और घटना घट गई, बड़ी प्यारी घटना।
बड़ी जबरदस्त और खतरनाक भी, त्रिपुरी संकट। 1939 गांधी और बोस के बीच में झगड़ा। अब जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया तो मुद्दा यह हुआ कि अब क्या करें, अब आगे का प्रोग्राम क्या करें। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि अब हम 6 महीने का टाइम देते हैं ब्रिटिश हुकूमत को, और 6 महीने के अंदर अगर ब्रिटिश हुकूमत हमें आजादी नहीं देती, हमारी बात नहीं मानती है, तो हम क्रांति करेंगे। यह कहना था सुभाष चंद्र बोस जी का। गांधी जी ने कहा नहीं, हम वेट और वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे, रुको और देखो, और फिर समय के हिसाब से निर्णय लो, और जब सही समय आएगा तो हम निर्णय लेंगे। अरे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप एजेंट हैं ब्रिटिश सरकार के, आपके लिए सही समय कभी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा कह गए सुभाष चंद्र बोस, नहीं कहना चाहिए। कभी कभी आप परिस्थितियों को नहीं समझ पाते। आप रामायण सीरियल देख रहे हैं ना, वो निषाद राज कहता है कि भरत अगर हमला करने आ रहे हैं तो मैं भरत से लड़ूंगा। आपको बहुत सारे लोग दुनिया में मिलेंगे जो आपसे कहेंगे मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। तो तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हें कैसे पता मेरे मन में क्या है। हम तुमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तुमको रग रग से पहचानते हैं, अपने को जानते हो। अब तो मामला आ गई। और सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे आदमी थे, सिविल सर्वेंट। हिंदुस्तान का जो सिविल सर्वेंट है उसको एक ऐंठन रहती है। देखा मैंने बहुत सारे सिविल सर्वेंटों से मेरी मुलाकात है, उनको एक ऐंठन हो जाती है। कुछ को तो अपवाद भी हैं, बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन कुछ को तो मैंने देखा कि एकदम वो ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती है उन्हें। थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी होता है उनका कि सिविलियन से दूर रहो, और भय ही राज्य का सिद्धांत है, और सिविलियन से ज्यादा मुस्कुराओगे, गले मिलोगे तो तुम्हारा भय थोड़ा सा खत्म होगा। तो वो मैं मानता हूं कि ठीक है, थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग भी है। लेकिन है मतलब कई बार तो ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इनसे कहना पड़ता है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लेकिन अब होना भी चाहिए, अचीवमेंट ही ऐसी है। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1000 में उनका नाम आता है, तो थोड़ा सा तो भाई एक्शन पैदा होना जरूरी भी है। लेकिन कोई बात नहीं। अब सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस क्वालिफाई किया था, गांधी जी का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, और शायद बहुत सारी जगहों पर गांधी जी को समझ नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा रहा होगा। से लक्ष्मण राम के साथ रहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो राम को नहीं समझ पाते। अब देखिए, भरत मिलने आए राम से, और राम सबसे पहले की कई माता का जाकर पैर छूते हैं। यही भगवत्ता है, यही भगवत्ता है, यही। आज का आदमी तो कहता है हमको जंगल भेजिंदा, हम इनका पैर ना छू पे, हमारे महतारी ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राम भगवान ही है कई की वजह से, ये बात राम समझते हैं। क्योंकि संघर्ष आपको आंतरिक ताकत देता है, महान बनाता है। ऐसे बड़ा सारा समय रहा मेरे साथ, मेरे बड़े सारे मित्र भाई आते हैं मुझसे कहते हैं कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम वैसे दौर से गुजर रहे हैं। सर 6 महीने तो मेरे सर पे छत ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कहां सो रहा हूं। 2008 या 9 की बात है, मुझे आगरा में एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, अमित भाई चलाते हैं हमारे। तो फारूक भाई हमारे दोस्त हैं इलाहाबाद के, उन्होंने उनको फोन किया कि ओझा जी को हिस्ट्री क्लास के लिए बुला लीजिए। और 2 शर्ट 2 पैंट थी, जिसमें से एक गंदी थी, दूसरा मैं धुल चुका था। और रात में उनका फोन आ गया, अमित भाई सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा भी रहे होंगे। और रात में अमित भाई का फोन आ गया कि ओझा सर हमारे यहाँ हिस्ट्री की क्लास ले लीजिए, और पैसे मेरे पास एक भी नहीं थे। तो मैंने कहा यार चल के क्लास ले लूं, कम से कम 2-4-5 हजार रुपया ही मिल जाएगा। साहब आप भरोसा नहीं करेंगे कि मैं लोअर और स्लीपर पहना और टी शर्ट, और जो शर्ट मैंने धुली थी उसको रास्ते में बस की खिड़की से निकालकर ऐसे चलता रहा कि वो सूख जाए, जिससे मैं उसे सुबह पहनकर क्लास ले सकूं। लेकिन ये बात आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, वहां जब मैं पहुंचा तब तो मैं 500 करोड़ का आदमी था।
जब मैं वहां पहुंचा सेंटर फॉर एक्सीलेंस में, तब तो मैं 500 करोड़ का आदमी था। मैंने उनसे ये थोड़ी कहा कि मेरी शर्ट गीली है और मेरे पास शर्ट नहीं है। ये चुनौतियां हैं सर, ये संघर्ष है जीवन की जो आपको मजबूती देते। और मेरे साथ एक आदमी था, नीरज तिवारी। उसने मुझसे कहा सर आप बहुत अजीब आदमी। मैंने कहा अजीब की बात नहीं है, संघर्ष है। अभी काबुल में है, हिंदुस्तान भी फतेह होगा, और जज्बा ही तो है दोस्त। और तुम लोग वही मार खा जाते कि हमने अपने मोहल्ले में मैसेज किया था, मोहल्ले वाले गाली दे रहे थे। देने दो, जिसके पास जो है वही तो देगा। गांधी और बोस में टकराहट हो गई। फिर वही मसला कि प्रेसिडेंट कौन। दोनों पार्टी को पता था कि जिसका प्रेसिडेंट उसकी फिलॉसफी। चाय पी रहे हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी सूरज निकला ही हुआ है। चाय पी रहा, बड़े सारे मित्रों को बड़ा संदेह रहता है, मैं कुछ भी पीता हूं तो बड़े सारे मित्रों को मेरे ऊपर बड़ा संदेह रहता है कि मास्टर साहब कुछ लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है। खैर बाय द वे, अब वही प्रेसिडेंट को लेकर झगड़ा कि जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी। सुभाष चंद्र जी ने कहा कि मैं खुद, उनकी किताब है सुभाष चंद्र बोस की, बहुत बड़ी पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस, मतलब आहा। उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने वाकई में अपने किसी अंश में से उनको बनाया हो। इतना जज्बा, इतना कमिटमेंट, इतनी एंथुसियाज्म, इतनी कॉन्फिडेंस। उनकी किताब है नेशन स्ट्रगल, पढ़िएगा कभी, आपको बहुत मजा आएगा। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी किताब है। और आईएएस बने कैसे? मां के चक्कर में, मां के प्रेम में। उनके पिताजी शायद उनकी माताजी को डांट रहे थे कि तुमने चढ़ा रखा, बर्बाद कर रखा। वो कहीं से सुन रहे थे, तो उन्होंने माताजी से पूछा कि राय साहब बड़े नाराज लग रहे हैं। बोले हाँ, वो चाहते थे कि तुम सिविल सेवक बनो। वो गए लंदन, तैयारी की, इंटरव्यू देने गए, तो बोर्ड मेंबर ने उनसे पूछा कि यू विल बी कंफर्टेबल इन विच लैंग्वेज, किस भाषा में तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाए। बोले आप अपनी कंफर्टेबिलिटी की बात करिए। तो जर्मन बोलनी शुरू कर दी। इनकी भी गर्लफ्रेंड जर्मनी की थी, बाद में इनकी वाइफ, आज इनकी बेटी रीता बोस जर्मनी में ही है। इन्होंने भी जर्मन बोलनी शुरू कर दी। उसने कहा व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मिस्टर बोस। इन्होंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, इनके सामने रख दिया, कहा इस वेडिंग रिंग में से निकल कर दिखाओ। उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पर लिखा सुभाष चंद्र बोस, रिंग से निकाल लिया। ब्रिटेन के सिविल सर्विस इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको पूरा का पूरा मार्क्स मिला इंटरव्यू में, ना उनसे पहले कोई, ना उनके बाद में कोई, विद स्पेशल रिमार्क्स ऑन द इंटरव्यू फाइल कि अगर इस तरह की हस्तियां इस देश में पैदा होती हैं तो इस देश को गुलाम नहीं रखा जा सकता। 1920 में आईएएस क्वालिफाई किया, आईसीएस 1921 में रिजाइन कर दिया। में रिजाइन कर दिया। लेफ्ट विंग के सबसे बड़े लीडर, गांधी के 2 लेफ्टिनेंटों में से एक, नेहरू एक लेफ्टिनेंट, बोस एक लेफ्टिनेंट। कभी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी भी समझदारी, गजब की समझदारी। आज से वो मुल्लाओं को गाली देते हैं, वो तो बहुत पहले मुल्ला को गाली देते थे। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताजड़ मुल्ला बांधे का बहरा भयो खुदाए। तो बहुत पहले पुरोहितों को गाली देते हैं, तो बनारस में बैठ कर देते थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो तो आज से, तो पुरोहित लाभी को शुरू से टारगेट करते थे वो। अभी स्कूल नहीं गए। अब
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट पोस्ट का दावेदार। इतनी टावरिंग पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस। जब ये हुआ गांधी जी की तरफ से हुआ कि यार हम हमारी तरफ से कौन लड़ेगा, शायद किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। गांधी जी ने शायद नेहरू जी से कहा, नेहरू यार तुम लड़ जाओ। नेहरू जी ने कहा, अरे मुझे मेरा कैरियर मुझे बहुत प्यारा है, आप ही लड़ जाओ, आपके आगे पीछे कौन। मीटिंग चल रही, सब लोग बैठे थे, तो पटेल ने कहा कि वॉक ओवर दे दे, कोई नहीं लड़ेगा। तो गांधी जी के बगल में एक तेलुगु आदमी सज्जन सा बैठा हुआ था, पट्टा भी सीतारामैया। गांधी जी ने कहा मेरा भाई लड़ेगा। लोगों ने कहा आपका कौन भाई। उन्होंने पट्टा भी सीतारामैया का हाथ उठाया, बोले ये मेरा भाई, ये लड़ेगा। वो बेचारे पट्टा भी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से लड़ गए और हारना तो था ही। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए। लेकिन गांधी की महानता यह है कि गांधी ने उस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कहा कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार है। जीत की खुशी मनाना ही बड़प्पन नहीं है सर, हार का श्रेय लेना उससे बड़ा बड़प्पन है। आप आईएएस बन जाते हैं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे दोस्त, फैमिली लोग आ जाते हैं, हमने भैया हमने भी किया। जिनका नहीं होता है, ये नियम है, इसलिए तो लोग हारने से डरते हैं, क्योंकि हार में कोई साथी नहीं होता, हार में कोई दोस्त नहीं होता, संघर्ष में कोई मित्र नहीं होता। और वो सबके साथ है, और वो बहुत अच्छी चीज है सर। आपकी आइसोलेशन आपकी ताकत बन जाती है, आपका अकेलापन आपकी हिम्मत बन जाती है। और जब भी आप अकेले हैं उसका फायदा उठाइए, ध्यान करिए, योग करिए, 3 जगह जाइए जीवन में बस, और साल भर में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। मंदिर मतलब आप मुसलमान हैं आप मस्जिद जाए, आप ईसाई हैं आप चर्च जाए, आप सिख हैं आप गुरुद्वारा जाए। 3 जगह जाइए, 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठिए, 1 घंटे ध्यान करिए मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, 1 घंटे जिम में जाके पसीना बहाइए, और साल भर के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। किसी से मत मिलिए, राजा है आप, जाके मिलकर दिखाइए प्रधानमंत्री मोदी जी से, राजा है वो, डंडे मार के भगा दिए जाएंगे आप। तो अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो राजा की तरह रहिए। मुझे बड़े सारे फोन आते हैं कि अकेले कैसे रह ले रहे हो, कैसे, जैसे मोदी जी रह रहे हैं वैसे हम भी रह रहे हैं। कितना अनक्राउंड किंग। तो आप अनक्राउंड किंग बन के रहिए, कभी उसका आशीर्वाद रहा, क्राउन भी आ जाएगा। संघर्ष जारी रहना चाहिए। अब सुभाष चंद्र बोस जब इलेक्शन जीत गए तो फिर गोविंद वल्लभ पंत ने आकर सुभाष चंद्र बोस जी से कहा कि देखिए आप चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन करना वही है जो गांधी जी कहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं क्यों करूंगा वो, मैं तो अपनी जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, इलेक्शन में जीता हूं। बोले नहीं नहीं, वो जीत गए वो अलग बात, पर करना वही पड़ेगा जो गांधी जी कहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो अपनी आइडियोलॉजी आगे रखूंगा। और तब सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स थे, 15 मेंबर थे, 13 ने रिजाइन कर दिया। एक उनके भाई ने रिजाइन नहीं किया, शरद चंद्र बोस उनके बड़े भाई, और एक जेएल नेहरू ने रिजाइन नहीं किया। 13 लोगों ने तो तुरंत तत्काल रिजाइन कर दिया। अब मान लीजिए कि मोदी जी के सारे कैबिनेट मंत्री एक साथ रिजाइन कर दें, तो दैट विल बी द सिंबल ऑफ disagreement with the leader, and on moral grounds Mr. Modi has to resign immediately. बस वही हाल बोस के साथ, जब सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबरों ने रिजाइन कर दिया तो अब मॉरल ग्राउंड पर सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना था। रिजाइन किया, रिजाइन करके बंगाल चले गए। बंगाल पीसीसी के वो अध्यक्ष थे। वहां जाके उन्होंने 9 जुलाई को वो डेलिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया।
प्रतिरोध दिवस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो युवा की किससे पूछा आपने? तो बोले पूछने की जरूरत है क्या, सीडब्ल्यूसी का सारे रिजाइन कर चुके। बोले रिजाइन हुआ तो रिजाइन एक्सेप्ट कहां हुआ? और फिर सुभाष चंद्र बोस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और 2 या 3 साल के लिए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। और यहीं से उनका जो कांग्रेस के साथ रिलेशन था वो खत्म हुआ। 1941 में वो निकल गए इस कंट्री के बाहर। वो ब्लैंको मसोटा के पासपोर्ट पर यहां से निकले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जर्मनी, उसके बाद वो निकल गए। फिर दोबारा वो लौट कर इस देश में नहीं आए। लेकिन उनका योगदान किसी का योगदान कम नहीं होता। जैसे मैं लोगों को देखता हूं ना कि गांधी जी थोड़ा सब किए हैं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, बिजनेसमैन की तरह। लीवर, किडनी, हार्ट, सबका अपना इंपॉर्टेंस है सर। सबने अपना अपना रोल प्ले किया है। खैर ये त्रिपुरी संकट खत्म हुआ। अब कांग्रेस गांधी जी के पूरे कमांड में। अगस्त प्रस्ताव आ चुका है कांग्रेस के सामने, और अगस्त प्रस्ताव में जो पहला प्रस्ताव था वो था डोमिनियन स्टेटस। अरे गांधी जी ने कहा आप डोमिनियन स्टेटस की बात मत करो, हम तो 1930 में डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, आप डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आप तो कुछ और बात करो। बोले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वॉर। बोले आफ्टर तो कुछ बोलना मत, एक बार तुम पर हमने भरोसा किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और तुमने गिफ्ट क्या दिया, रोलेट एक्ट, अभी क्या दे रहे हो ये बताओ। और रिजेक्ट कर दिया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट किया और फिर गांधी जी ने बहुत जबरदस्त वाला आंदोलन चलाया, जिसपे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भाई साहब उस आंदोलन के बिना भारत का स्वतंत्रता संघर्ष अधूरा है, और उस आंदोलन का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला एपिसोड कल शुरू करूंगा। लेकिन जलाइए दिया, दिया जलाइए, दिया नहीं है मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती नहीं है टॉर्च जलाइए। वो बाहर की रोशनी प्रतीक है, अंदर की रोशनी को जलाने का कि आपका दिमाग खुले, इसलिए प्रधानमंत्री कह रहा है। हर धर्म में, इस्लाम में फर्राइज़्दी की बात की गई, रोशनाई खुदाई, खुदा जो है रोशनी है। रोशनी का बड़ा महत्व है सभी धर्मों में। वो जो उन्होंने कहा है ना कि कैंडल जला लीजिए, उन्हें पता है कि बहुत लोग का स्विच ऑफ है, वायरिंग खराब है, तो जब जलाएंगे तो हो सकता है अंदर वाला भी जल जाए। प्रधानमंत्री को दोष मत दीजिए, सरकार को दोष मत दीजिए। कल इस देश की स्थिति, परसों लॉकडाउन खत्म हो सकता है अगर हम जागरूकता फैला दें, लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई जिसके पास को भी संकट है, प्रॉब्लम है, सिम्टम है, वो बाहर निकल आए, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, परसों इस देश का जीवन सामान्य हो जाएगा। आप रामनवमी में राम की रथ यात्रा निकाल रहे हैं कि भगवान ने अगर मौत लिखी होगी तो यहीं पे होगी, तो आइए अपनी गाड़ी चढ़ा दूं आपके ऊपर। अगर नहीं होगी तो गाड़ी चढ़ने के बाद भी नहीं मरेंगे आप। किसी भी धर्म का आदमी अगर इस परिस्थिति में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगर वो सरकार की आज्ञा का अवहेलना करेगा तो उसे दंड दिया जाए। आज अभी भी 12-13 दिन बचा है हमारे पास, बहुत समय है सर, बस हम बाहर निकल आए। लेकिन आपने लोगों को डरा दिया, आपने लोगों को भयभीत कर दिया, आपने लोगों को परेशान कर दिया। मेरे पास 1-2 फोन तो आ ही जाते हैं, खांसी आ रही है तो रम पी लो, क्यों मरे जा रहे हो, अरे आ गई होगी, थोड़ा बहुत आ गई होगी, आ जाती है। इतने सारे सरकार ने हेल्पलाइन निकाल दिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई डॉक्टर परिचित ही होता है,
इतने सारे घरेलू नुस्खे निकाल दिए हैं पता करने के लिए। और गले से बचिए, फ्लू से बचिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है फ्लू से बचिए। कच्ची हल्दी, अदरक, तुलसी का पत्ती, काली मिर्च 2 टाइम लीजिए, काढ़ा बनाइए, फ्लू से बचिए। फ्लू होगा ही नहीं, इन्फेक्शन का चांस ही नहीं रहेगा। कोरोना तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ्लू होने ही मत दीजिए। प्रिकॉशन पहला स्टेज ही मत आने दीजिए। कपूर है, थोड़ा सा रात में शाम को जो वो फ्रेगनेंस बर्नर आता है उसमें डाल दीजिए, उसका फ्रेगनेंस फैल जाए, बड़ा फायदा करेगा, फ्लू से बचाएगा आप। भस्त्रिका करिए, ये पूरा एरिया क्लियर करेगा आपका दिन में। 5 मिनट कर लीजिए, बाबा रामदेव बताते हैं उस पर, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे डालिए भस्त्रिका, वो बता देगा। 5 मिनट का काम है, वो काम, उसका काम ही यही है म्यूकस को क्लियर करना। वो जो सांस आप अंदर खींच रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, उसका काम ही इस पूरे ट्रैक को साफ करना। प्रिकॉशन लीजिए। सरकार का साथ दीजिए भाई, संकट है ये मजाक करने का समय नहीं है, संकट है। मैं कल से जितने भी लोग हैं पूरे देश में, मैं सबसे धीरे एक एक करके संपर्क कर रहा हूं। थोड़ा टाइम लग रहा है। हरियाणा से किसी का मुझे मैसेज आया था, मैं संपर्क करूंगा तुमसे, और कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोगों का मैसेज मेरे पास है, आप चिंता ना करें, मैं आप सभी लोगों से संपर्क करूंगा। मेरे पास मध्य प्रदेश से 2 मैसेज आए हैं, मैं उससे भी संपर्क करूंगा। और मैं लगभग मुझे 1-2 दिन का समय चाहिए। बड़े सारे मैसेज आ गए हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा और क्रांति चलेगी। अब तो क्रांति वैसे भी है, संकट खत्म हो जाएगा तो भी क्रांति चलेगी। अब वो क्रांति रुकेगी नहीं, वो चलती ही रहेगी। कुछ क्रांतियां कभी रुकती नहीं, और क्रांतियां होती ही हैं जहां जवान लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा खतरा लोगों को रहा है, क्योंकि यहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर यहाँ का आदमी जाग गया, ये देश के लोग हमारे बहुत इनोसेंट है सर, इनोसेंट है बेसिकली। ये बदतमीज नहीं है, बदमाश, इनोसेंट है। और ये देश में चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो है तो वही उसी मिट्टी का। संघर्ष चलेगा, चलना भी चाहिए। चुनौतियां आती जाएंगी, लड़ाइयां होती रहेंगी, संकट आते रहेंगे, लेकिन लड़ाई चलती रहेगी।